मानव विकास की प्रक्रिया। अब हम पहले प्रारंभिक मनुष्यों के बारे में जानते हैं। हमें विकास की प्रक्रिया को अच्छे से समझना होगा, फिर हम उन प्रक्रियाओं को इंसान पर लागू कर सकते हैं ताकि यह समझा जा सके कि होमोबिलियस ने आज के होमो सेपियंस कैसे विकसित हुए। वर्तमान सिद्धांतों को 1859 में चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के साथ समझाया गया था। उन्होंने उस प्रक्रिया को रेखीय किया। उसके द्वारा विकास कुछ प्रजातियों को आगे बढ़ाता है जबकि दूसरों को ख़त्म कर देता है। यह एक प्राकृतिक चयन है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह वह जगह है जहां पर्यावरण और अन्य परिस्थितियां एक प्रजाति पर कई वर्षों तक क्रम परिवर्तन करने के लिए दबाव डालती हैं। इस प्रक्रिया को अक्सर 5 चरणों में पढ़ाया जाता है, जिसे वेस्ट कहा जाता है। वी का अर्थ है भिन्नता, आई का वंशानुक्रम, एस का चयन, टी का समय और ए का अनुकूलन होता है। आइए जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये प्राकृतिक चयन का रहस्य है। इसलिए विकास प्रकृति जो जीवन रूपों को विकसित करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। भिन्नता, ये हमारे ग्रह की प्रजातियों में निहित स्वाभाविक रूप से होने वाले अंतर हैं, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत समान हैं और आनुवंशिक स्तर पर उन प्रजातियों के अलग अलग सदस्य भी भिन्न होते हैं। प्रकृति में भिन्नता का सतह आश्चर्यजनक है और उन प्राणियों में उत्परिवर्तन के लिए एकदम सही केंद्र के रूप में कार्य करता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वह है जहाँ प्राणी पुनरुत्पादक करते हैं, आमतौर पर डीएनए को मिलाकर स्वयं की आनुवंशिक प्रतियां तैयार करते हैं। दोनों माता पिता से विरासत में मिलती हैं। यह आमतौर पर विभिन्न लक्षणों के माध्यम से देखा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, आँखों का रंग और कुछ चेहरे के आकार की विशेषताएं जैसे नाक। चयन, डीएनए वंशानुक्रम की इस दौरान जानने वाली प्रक्रिया के माध्यम से चयन होता है। यह वह जगह है जहाँ कुछ डीएनए प्रोफाइल के कुछ उत्तराधिकारी जीवित रहने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। इसलिए दुनिया जानवरों के बीच जीवित रहने और उनके प्रजनन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतियोगिता है। एक प्रजाति भोजन खोजने, संभोग करने और शिकारियों के खिलाफ लड़ने या उनसे बचने में जितनी अधिक सफल होगी, उनके जीवन रहने की संभावना उतनी अधिक होती है। समय, क्रमिक उत्परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रजातियों के पुनरुत्पादन के रूप में बहुत समय लगता है। जब समान पर्यावरणीय दबावों के अधीन प्रजातियां या तो प्रतिस्पर्धा करेगी और प्रभावी हो जाएगी या जीवन रहने की कमी में मर जाएगी। इस प्रक्रिया में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं। अनुकूलन, अंत में अनुकूलन वह है जहां अधिकांश प्रजातियां अब नए रूप में परिवर्तित हो रही हैं। इसकी आनुवंशिक सामग्री धीरे धीरे प्रत्येक सीढ़ी के समान बदल गई है और अब यह पृथ्वी पर उस प्रजाति के प्रमुख अभिव्यक्त हैं, जैसे कि हम मानव विकास के साथ देखते हैं। पुराने रूपों का मरना और नई प्रजातियों का सफलता के साथ विकसित होना आम बात है। मानव का विकास कैसे हुआ? अब हम विकासवादी प्रक्रिया को जानते हैं और यह कैसे हैं। क्या हम जानते हैं कि यह मनुष्य के साथ कैसा हुआ, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मूल पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग मनुष्य के निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसा कि अधिकांश मांस खाने और अंतर इसे पकड़ने के लिए खींचने वाले प्रोटीन का अधिक सेवन था। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस औजारों का उपयोग करना वो मुख्य कारण थे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो जीनस को अलग करते थे। हालांकि हमने तब से उपकरण का उपयोग करके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सबूत खोजे हैं। होमो हैबिलिस के साथ होमो उलोफर्टिसिस भी था जो लगभग 19 लाख वर्ष पहले रहता था, और होमो इरेक्टस जिसका जीवन काल 18 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पहले तक था, जिसके दौरान वे दक्षिणी अफ्रीका से लेकर पूर्वी एशिया तक फैले हुए थे। होमो इरेक्टस आमतौर पर होमो एरेक्टस के सामर्थ्य हैं। वे एक ही प्रजाति हैं। ये होमो जीनस के अब तक के सबसे सफल जीव भी हैं, क्योंकि वे सबसे लंबे समय तक जीवित रहते थे। यह हमसे भी ज़्यादा समय यानी होमो सेपियंस से ज़्यादा समय तक अस्तित्व में थे। तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच सार्थक अंतर क्या थे? माना जाता है कि वे एक दूसरे के बगल में रहते थे और हम अनिश्चित हैं कि क्या इरेक्टस हैं या बिलियस से विकसित हुआ है, या यदि
यदि उनके पास एक साझा ऑस्ट्रेलोथोपीथीन पूर्वज था, इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने और आग को नियंत्रण करने वाले पहले शुरुआती इंसान थे। आग को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं, खाना पकाने की क्षमता ने हमारे दिमाग को बड़ा बना दिया, जिससे हमें वे झुर्रियाँ मिलती हैं जो हमारे मस्तिष्क के सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं। ऐसा क्यों लगता है कि पर्यावरण ने शुरुआती मनुष्यों का चयन किया जो समय के साथ होशियार और अधिक सामरिक बन गए? हम केवल अनुमान लगा सकते। जब ये जल्द से जल्द होमो जीनस का गठन कर रहे थे तो वे झुलती हुई जलवायु परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, जिन्हें अनुकूल क्षमता और साधनशीलता की आवश्यकता थी। आग पर नियंत्रण के कारण होमो इरेक्टस अपेक्षाकृत अपरिवर्तित थे, जिससे उन्हें ठंडी जलवायु का सामना करने की क्षमता मिली। इसलिए उन्होंने इसके बजाय व्यवहारिक रूप से अनुकूलित किया। उनका दिमाग हमारे दिमाग का केवल 75% भाग और सिरे को छोड़कर ये लगभग हमारे जैसे ही दिखाई देते थे, जिसमें एक प्रमुख भौह रीढ़ और एक झुका हुआ माथा था। होमो एटेसेसस और होमो हिल्डबर्गेसिस लगभग 12 लाख से 8 लाख साल पहले हमने शुरू में इन्हें स्पेस में खोजा था, और लंबे समय से यह सिद्धांत दिखाया जा रहा है कि होमो सेपियंस और निएंडरथल के सामान्य पूर्वज थे। हालांकि होमो हिल्डबर्गेसिस के बारे में भी यही कहा जाता है, जो 8 लाख साल पहले अस्तित्व में आया था। 8 लाख साल के निशाने के बाद संक्रमणकालीन होमो जीवाश्मों को आमतौर पर होमो हिल्डबर्गेसिस के रूप में चिन्हित किया जाता है। होमो हिल्डबर्गेसिस को आमतौर पर होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के मिश्रण के रूप में उनके वंशानुक्रम लक्षणों के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। इरेक्टस और संक्रमणकालीन प्रजातियों के निरंतर उपकरण के उपयोग और आग पर काबू पाने के बाद उनके मस्तिष्क का आकार हमारे जैसा था। ऐसा माना जाता है कि यह हिल्डबर्गेसिस था जिसने पहले यूरोप के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाव किया था और निर्माण भाले और अन्य तेज उपकरणों के साथ शिकार रणनीतियों को समन्वयस्क करने में समक्ष प्रतीत होता था। यहाँ अपनी पीछे की प्रजाति को काफ़ी एडवांस था। उनकी आहार संबंधित आवश्यकताओं के लिए बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती, जो कि खाद्य पौधों के मामलों में यूरोप की सबसे अच्छा था। इसकी भौगोलिक शाखा और उप प्रजातियों भी थी, जैसे होमो रोसिएसिस और होमो फेलोरोसेसिस, जिन्हें होमो एस्टिसेसस और होमो हिल्डबर्गेसिस से संबंधित माना जाता है। निएंडरथल और डेनिसोवंस माना जाता है कि होमो हिल्डबर्गेसिस लगभग 2 लाख साल पहले यूरोपीय इंडेसथल में विकसित हुआ था। आपने शायद एंडरथल के बारे में पहले सुना होगा। वे हमारे सबसे करीबी प्रजाति थे, जो प्रारंभिक होमोस्पेंसीज के साथ सह अस्तित्व में थे। वे लगभग 35,000 साल पहले के रूप में हाल ही में थे। कुछ लोगों ने निएंडरथल डीएनए भी होता है। उन्होंने पेड़ की छाल से चिपकने वाली संरचना बनाई, कपड़े बनाए, समुद्री यात्रा में आने वाले हाथों की कोशिशों की टोकरियां बुनी, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और समोक्य भोजन की खोज की। वे संभवतः होमोजीनस के पहले थे जिन्हें अपने शिकारियों के रूप में वर्णित किया जाता है। डेनिसोवंस के लिए भी बहुत कुछ कहा जाता है, हालांकि वे आम लोगों की भीड़ के साथ अधिक अस्पष्ट हैं। डेनिसोवंस 4 लाख साल पहले निएंडरथल के एक सामान्य पूर्वज से अलग हो गए और उनके सबूत 30,000 साल पहले खत्म हो गए थे, जबकि निएंडरथल मध्य यूरोप में पेनपे डेनिसोवंस पूरे साइबेरिया और शेष एशिया में चले गए। यूरोपीय लोगों में निएंडरथल डीएनए होने की अधिक संभावना है, जबकि डेनिसोवन डीएनए पोलिनेशियन और जन्य प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के आदिवासी लोगों में मौजूद हैं। दोनों के साथ इंटरब्रीडिंग के माध्यम से यह माना जाता है कि होमो सेपियंस ने यूरोप के कठोर पहाड़ी क्षेत्रों और दक्षिणी और पूर्वी एशिया के आंध्र उष्णकटिबंधीय वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक जीन विकास किए हैं। होमो सेपियंस, हम जानते हैं कि हम हिल्डबर्गेसिस से आए हैं, इसलिए हम निएंडरथल और डेनिसोवंस के साथ विकसित हुए। निएंडरथल
से समक्ष कई कौशलों को लेकर हम पूर्व में चले गए और उन दोनों के साथ रहने लगे। यह संभव है कि हम कुछ मामलों में शिकार और लड़ाई में भी उनसे भिड़ गए और उनमें आगे निकल गए। कई बीमारियों जलवायु ने संभव उनके पतन में योगदान दिया था, जबकि मानवता ने इस भयानक तूफान का सामना कर खुद को बचा लिया। इसके बाद हम बेरिस जल डमरू मध्य भूमि पुल के पास चले गए। ये हमें आधिकारिक तौर पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने वाले होमोजीनस से पहला बताते हैं, जो दुनिया के अधिकांश हिस्से को बरसाता है। वहाँ से समाज एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। यहीं से मानव विकासवादी यात्रा समाप्त होती दिखाई रही है, क्योंकि पूर्व पुराण विज्ञान में प्राचीन इतिहास के अध्ययन के बजाय आगे बढ़ता है। यहाँ आप वहाँ से कहानियाँ जानते हैं। सभ्यताओं का विकास तब तक हुआ जब तक कि हमारे पास आज के परस्पर तरीके रूप में उत्पन्न समाज और हमारी आकर्षक विकासवादी कहानियों का पता लगाने की क्षमता नहीं है।